भाई जरा पीछे आ जाओ। आपको ऑनलाइन तबीयत में जो अवतार मिली उस रेफरी ने उन्होंने तकलीफ दोस्तों करने की कोशिश की जाए। मुझे ये भी पता और यूपी में उर्दू का फ्लो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम जहाँ भी हो जिस लड़ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और क्या किया जाए। दाई लेवल पे उर्दू के फ़रोग के लिए आप क्या कर रहे हैं और स्कूल के अंदर उर्दू की तालीम का जवाब मैं तलब करता हूँ, पूछता हूँ है कि किसी ज़माने में कर्नाटका उर्दू एकेडमी बहुत ही फ़ाल था, लेकिन काफ़ी दिनों से यहाँ कोई सेक्रेटरी नहीं। मैं महफिल निशा और कर्नाटक उर्दू एकेडमी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने एक दूसरे के साथ मिलकर जब उर्दू का इनेकाद किया और यहाँ के उर्दू टैलेंट को तलाश करने की कोशिश की और उर्दू के जो टैलेंटेड लोग हैं उनकी इनामात से भी नवाजा जाएगा। हम सब जानते हैं कि उर्दू हमारी मातृ जुबान है। माँ की गोद में हमने उर्दू सीखा, इसीलिए हमारी मातृ जुबान और मुझे जितना समझ में आता है, जितना मैंने जाना है, उर्दू का मतलब लश्कर है, फौज है, यूपी है। कुरान तो नहीं है, जिसे प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो दीन सीखेगा, कुरान को सीखेगा, समझेगा और अमल करेगा वो मुस्लिम बनेगा। तो मुस्लिम वही है जो अल्लाह के अहकामात में आगे झुक गया। दोस्तों हो रहा है,
पहले ही रिटायर्ड डीसीपी गुलाब साहब ने हम सबको ये कह दिया था। नहीं, पहले तो माशरे में इसका एक तय हो जाना चाहिए कि हम उर्दू को महफूज रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। ये तो पहले तय करना है। अगर रखना चाहते हैं तो सबको हाथ जोड़ना होगा, सबको एक साथ आना होगा, क्योंकि ये किसी एक ज़ुबान या किसी एकेडमिक पर्पस के लिए ये ज़ुबान को ज़िंदा रखना ज़रूरी नहीं है। ये ज़ुबान हमारे वजूद के साथ मिली हुई, ये ज़ुबान हमारी पहचान, हमारी तरक्की, हमारी तहज़ीब, हमारे तमद्दुन सबके साथ जुड़ी हुई ज़ुबान है। अगर ये ज़ुबान ही नहीं रहेगी तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। अगर वजूद ही नहीं रहेगा तो हमारी इस समाज में, इस माशरे में, इस मुल्क में क्या हैसियत रह जाएगी। तो हम सबको मिलकर इसको बचाना है, इसको महफूज रखना है, इसकी तरक्की के लिए काम करना है, इसको आने वाली नस्लों को देना है। तो कई इक़दाम उठाने होंगे, एक लाए अमल तैयार करना होगा। अगर नहीं कर सकते तो ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी होगी और आने वाली नस्लों को हम फेल कर देंगे, नाकाम बना देंगे। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। एक ऐसे मोड़ पर हम आकर खड़े हैं कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, बल्कि इसको हम महफूज रखें और इसको आने वाली नस्लों तक पहुंचाएं। सरकारी स्कूलें लगातार बंद होती जा रही हैं। जितनी भी सरकारी उर्दू स्कूल हैं उसमें बहुत दिक्कतें, सहूलियात नहीं है। हुकूमत की तवज्जो भी उसमें नज़र नहीं आती। बिल्कुल, हुकूमत को ज़ुबान की ज़रूरत नहीं है, ज़ुबान को हमारी ज़रूरत है। हमारे लिए ज़ुबान ज़िंदा रहना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो क्यों नहीं हम इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर ऐसे स्कूलों को हम अडॉप्ट करें, ऐसे स्कूलों को हम मजबूत करें, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करें, इसको ज़िंदा रखने के लिए जो भी कर सकते हैं क्यों नहीं हम सब मिलकर करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसकी हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं है और उनको ज़रूरत नहीं है उर्दू की। हम सबको मिलकर इसको संभालना है। इसीलिए मैं अपील करता हूँ कि सारा माशरा जुट जाए आज उर्दू को महफूज रखने के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए। सर, ये इस तरह के यौम उर्दू और उनके लिए निशान आदि इनेकाद किया इस तरह से प्रोग्राम। नहीं, देखिए, ये बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। यौम उर्दू के नाम पर एक प्लेटफॉर्म बनाया, सबको इकट्ठा किया, इस पर फ़िक्र करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे आगे बढ़कर अब हमें काम करना है। एक ऐसा लाए अमल तैयार करना है। अलग अलग तरीके से हम काम कर सकते हैं, है ना। तालीम बालिगा, तालीम निस्वां, जो लोग उर्दू हम नहीं पढ़ पाए स्कूलों में, अब हम लोग स्कूलों में उर्दू नहीं पढ़ पाए, हम लोग अंग्रेज़ी स्कूल गए, लेकिन उसके बाद कोशिश करके पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो पूरे माशरे को इकट्ठा होना है और इस ज़ुबान को महफूज रखना है और इसको आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। देखिए, पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ तमाम ऑर्गेनाइज़र्स को, मुंतज़मीन को, क्योंकि बहुत अच्छा कदम था और बहुत ज़रूरी था कि हम कम से कम अपने आप को याद दहानी करते रहें कि हमारी मादरी ज़बान क्या है, हमारी तहज़ीब क्या है। और यहाँ स्कूल के बच्चे भी इन्वॉल्व थे, टीचर्स भी थे, तो उससे मुझे ये उम्मीद बनती है। तो ये देखिए, उर्दू के सिलसिले में आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा कामयाब तजर्बा रहा, क्योंकि वहाँ उर्दू मीडियम स्कूल्स का जाल है पूरा। और ग़ालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके बाद कर्नाटक का नंबर है जिसमें ये तालीम है। तो बच्चों पे अगर हम फोकस करें, हम अपने घर में अगर उर्दू बोलें और उर्दू पढ़ें और पढ़ाएं और अपने बच्चों को पढ़ाएं तो ये ज़बान कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन उसमें एक चीज़ जो मैंने यहाँ कही थी, मीडिया पे भी कहना चाहूँगा कि जिस रियासत में भी हम रहते हैं वहाँ की ज़बान और तहज़ीब को भी अपनाना है। अगर हम कर्नाटक में हैं तो हमें कन्नड़ भी आनी चाहिए, कन्नड़ हमें बोलनी चाहिए और कन्नड़ समाज से जुड़ा रहना चाहिए। क्योंकि उर्दू में या उर्दू समाज में जाने का ये मतलब नहीं हम सबसे कट जाएं, बल्कि हकीकत ये है कि जो उर्दू वाले बच्चे कन्नड़ भी पढ़ेंगे और कन्नड़ समाज से जुड़े होंगे तो उसमें फिर जो अदब का तबादला होता है कि कन्नड़ का जो अदब है वो कुछ उर्दू में आएगा, उर्दू का अदब कन्नड़ में जाएगा, तो ये जो एक तरह से ये माइग्रेशन ऑफ लिटरेचर होगा तो ये बेइंतहा कारआमद रहता है। क्योंकि एक समाज गहराई के साथ दूसरे समाज के बारे में जान सकता है। क्योंकि जो लोग भी कलमकार हैं, चाहे वो अफसाने लिखें, नावल लिखें, वो समाजी मसाइल पे ही लिखते हैं।
तो कन्नड़ समाज के मसाइल क्या हैं, उर्दू समाज की क्या हैं, ये जब दोनों एक दूसरे को पहचानेंगे तो वो बहुत जल्दी इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि बहुत से मसाइल तो हमारे एक से हैं। तो ये कुदरतन एक यूनिटी की और यूनिफिकेशन की सी तहरीक बन जाएगी। तो इसलिए हमें इलाकाई ज़बान को भी जो जहाँ पे भी हो, तमिल एरिया में है, मलयालम में है, कन्नड़ में है, लेकिन साथ में अपनी उर्दू ज़बान और तहज़ीब को बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो, क्योंकि देखिए ज़बान सिर्फ ज़बान नहीं होती, एक तहज़ीब होती है और एक सरमाया होता है, क्योंकि आप अपनी तारीख़ को बिना अपनी मादरी ज़बान को या ज़बान को छोड़ के नहीं समझ सकते। तो इसलिए ये बहुत अहम स्टेप है और बहुत, यानी ख़ास तौर से कर्नाटक में, बेंगलोर में ये हुआ, तो मैं तो मुबारकबाद ही देता हूँ और इसका अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ की है मुंतज़मीन ने यहाँ के। आपका जो मौजू रहा है उर्दू, साइंस और कुरान, जी, इस बारे में क्या है एक बात? देखिए उसकी वजह ये है कि उर्दू में मैं इसे इस तरह समझाऊँ कि शख्सियत हमारी जो कुछ भी है, चाहे मैं हूँ या आप हों, ये निचोड़ होती है हमारे बचपन की तरबियत का और तालीम का। तो उर्दू समाज में और उर्दू ज़बान और माहौल में जो बच्चे पलते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि इनको हम तालीम क्या दे रहे हैं, यानी इनको लिटरेचर क्या मिल रहा है। उर्दू ज़बान में बदकिस्मती से मालूमाती अदब बहुत कम है, साइंसी अदब और भी कम है। तो ऐसे में उन बच्चों को जब पढ़ने के लिए ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, तो आप कैसे ये सोचेंगे कि उनकी शख्सियत में वो साइंटिफिक एटीट्यूड आएगा या साइंसी अंदाज़ फ़िक्र आएगा उनके अंदर, या दलील के साथ बात करने का मिजाज आएगा, ऑब्जेक्टिविटी आएगी। तो हमें ये ख्याल रखना है कि हमारे समाज में वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हों, वो अनासिर मौजूद हों जो अच्छी शख्सियत बनाते हैं। तो एक साइंसी जहन रखने वाला अगर बच्चा उर्दू समाज में पैदा होगा तो वो फिर हर चीज़ पे सवाल करेगा। तो वो इस्लाम को, अपने दीन को भी दलील के बुनियाद पे समझेगा, वो सुनी सुनाई बातों पे नहीं चलेगा, वो हर चीज़ पे सवाल करेगा और हमें उसके सवाल को जवाब देना चाहिए और ढूंढना चाहिए उसको जवाब। तो एक तरह से उर्दू समाज अगर साइंसी सोच से महरूम होता है तो ना सिर्फ ये कि वो अपनी अमली ज़िंदगी में, बल्कि इवन अपने दीन से दूर हो जाता है, क्योंकि कुरान का पूरा फोकस दलाइल के ऊपर है। कुरान कोई बात बिना दलील और बसीरत के नहीं करता। तो ये अंदाज़े फ़िक्र जो है अगर किसी में डेवलप होता है तो वो अपने, यानी दीनी और दुनियावी दोनों मामलात में हमेशा कामयाब रहता है। बहुत शुक्रिया। नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ है। मेरा सब्जेक्ट बॉटनी था, इन नबातियात का मैं टीचर रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, ज़ाकिर हुसैन कॉलेज, उससे पहले मैंने अलीगढ़ में पढ़ाया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मेरा तकर्रुर हुआ था, ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाया, फिर उसी कॉलेज में मैं प्रिंसिपल रहा तकरीबन 10.5 साल। फिर मैं वाइस चांसलर होकर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी चला गया। अब सुबकदोश हूँ, बिल्कुल रिटायर्ड हूँ और सिर्फ इसी काम पे अपना वक्त देता हूँ। शक नहीं है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमाम जुनूब में अब उर्दू काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही है और ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र में तो एक इंस्टीट्यूट के अंदर 17 हज़ार उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं। वही कमोबेश कर्नाटका के अंदर है और जो पहले दिल्ली, यूपी, बिहार उर्दू का हब हुआ करता था, अब उर्दू वहाँ से ख़त्म होती जा रही है और इंटायर जुनूबी इलाके में उर्दू काफ़ी फैलती जा रही है और ये बहुत ही अच्छी बात, नेक फ़ाल है उर्दू के लिए। और जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है बुनियादी लेवल पे, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जुनूबी हिंद की वजह से, कर्नाटका की वजह से, महाराष्ट्र की वजह से उर्दू हमेशा ज़िंदा रहेगी। एनसीपीओ का किस तरह से काम चल रहा है? क्या बजट में कुछ आने वाले दिनों में बढ़कर देखने को मिलेगा? बजट जितना हमें चाहिए उतना बजट काफ़ी है। लगभग 84-85 करोड़ बजट है एनसीपीओ का सालाना और हमारे जितने स्कीम्स हैं पूरे हिंदुस्तान में हम उसको चला रहे हैं। और अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ ऐलान किया कि अब मैं पूरे कर्नाटका के अंदर उर्दू, फ़ारसी, अरबी का सेंटर देना चाहता हूँ, कंप्यूटर सेंटर देना चाहता हूँ, कैलीग्राफी का सेंटर देना चाहता हूँ और यहाँ के तमाम एनजीओज़ और इंस्टीट्यूशन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे यहाँ अप्लाई कीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर यहाँ देंगे और मैं चाहता हूँ कि उर्दू का सबसे ज़्यादा फ़रोग कर्नाटका के अंदर हो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि कर्नाटका में रहने वाले वो लोग जो उर्दू नहीं जानते हैं
उनके दरमियान भी उर्दू को बढ़ावा दिया जाए और उनके इलाके में उर्दू का सेंटर कायम किया जाए और उन्हें भी उर्दू ज़बान सिखाने की कोशिश की जाए। एक सवाल, आप उर्दू एकेडमी के लिए लेटर लिखेंगे, उर्दू एकेडमी यहाँ बहाल नहीं है? उर्दू एकेडमी तो यहाँ है, लेकिन उर्दू एकेडमी के अंदर गवर्निंग काउंसिल नहीं है। मैं वहाँ जा कर के और यहाँ के चीफ मिनिस्टर को मैं एक लेटर लिखूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो जल्द से जल्द काउंसिल बनवाएं, उर्दू जो एकेडमी है उसकी कमेटी बनाएं, ताकि उन कमेटी के तालमेल से हम यहाँ उर्दू के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। और मुझे आज दिली मुसरत और रूहानी खुशी महसूस हो रही है कि महफिल निसा की जानिब से मुनक़दा इस योम उर्दू के दौरान जो है इस जलसे में बहुत से अहबाब को जो है अवार्ड से जिन्होंने उर्दू के लिए खिदमत की है उसके लिए उन्होंने उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई और उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। मैं भी अपने आप को एक खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस साल अमसाल जो है मेरा नाम भी उन्होंने जो है चुन लिया। वैसे तो उर्दू की खिदमत के लिए हम सबको, नौजवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, तालिब इल्मों को, उलमा इकराम को, सभी लोगों को जो है चाहिए कि उर्दू की खिदमत के लिए आगे बढ़कर आएँ और इस कारवान, इस काफ़िले को जो है मंजिल मकसूद तक यानी कि आगे लेकर चलते रहे और जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करने की सभी मिलकर कोशिश। खास बात यह है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी लोग आ गए और मंगल होने के बावजूद भी जंगल में मंगल बना। तो बस हमारे लिए तो उर्दू का ऐसा मामला है कि जितने लोग ज़्यादा जुड़ते जाएंगे उर्दू उतनी ही पॉपुलर होगी, बल्कि वो तो पॉपुलर है लेकिन हम लोगों को उसके करीब जाना है। और सब प्रोग्राम की सबसे अहम बात ये थी कि इसमें दो ऐसे मुकर्रिर आए थे, एक तो अकील साहब प्रिंसिपल के और दूसरे असलम परवेज़ साहब। असलम परवेज़ साहब ने बहुत ज़्यादा खुले जहन से और ऐसा समझाया कि लोगों को समझ में आए कि कुरान जो है वो सिर्फ किताब बंद करके रखने की चीज़ नहीं है, ताक में रख दिया जाता है जिसको, बल्कि कुरान ऐसी चीज़ है जिसको हर शख्स समझे और पढ़े। यहाँ तक ये है कि अगर हम वाकई कुरान पढ़ने लगते हैं तो हमें महसूस होता है कि उसमें जो शहर है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसा शहर है। वो शहर है इंसानियत का शहर है, वो शहर है मोहब्बत का शहर है। जब हम मानी समझते हैं तो दिल चाहता है कि और पढ़ें, जब मानी ही नहीं समझते हैं तब भी देखिए क़िरात अच्छी लगती है इसके लिए सुनते हैं, लेकिन सिर्फ क़िरात को सुनना और लफ्ज़ों को देखना और फातिहा के लिए पढ़ लेना या फिर आप उसकी तावीज़ बनाकर गले में डाल लें तब भी तो उसका हो सकता है कि उसका अपनी जगह पे उसका फ़ायदा हो, लेकिन क्या उससे हम कोई सबक ले सकते हैं या दूसरों को, जैसे आप कोई भी ज़बान का शख्स हो तो वो कैसे जानेगा, या कोई भी मज़हब का शख्स हो, हम क्या करते हैं कि हम इस्लाम को या मुसलमानों को या अपनी किताब को अपने लोगों में ही तशहीर करते हैं, अपने लोगों को ही बताते हैं। हकीकत तो ये है कि हमारे लोगों को भी बहुत कम मालूम है या उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, जानना चाहते नहीं हैं। अब लोगों ने समझ लिया कि हमारे पास वक्त कहाँ है। छोटा सा अब मैं सबके लिए एक टिप देना चाहती हूँ जो कि मैंने हमेशा से अपनाया और मुझे लगता है कि वो चीज़ ऐसी है कि आप रोज़ाना ये सोचिए मत कि मुझे पारा ख़त्म करना है और मुझे कुरान पूरा कर लेना है। आप रोज़ाना 2 मिनट के लिए एक रुकू, एक आयत पढ़िए और उसको अच्छी तरह समझ लीजिए, लेकिन उसका एक मामूल बना लीजिए कि रोज़ाना आपको ये काम करना है। तब देखिएगा कि चाहे 2 साल सही, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो 2 रुकू नहीं रुकेंगे, आपको मतलब जानने की और ख्वाहिश होगी और आप जल्द अज जल्द बहुत कुछ जान सकेंगे। अवार्ड जो दिए गए उसके बारे में जी बताएं। हाँ, कैसे सिलेक्शन किया गया? अवार्ड्स का सिलेक्शन देखिए हमारे यहाँ पे हालांकि बहुत छोटा अवार्ड देते हैं हम, लेकिन हर शख्स उसका ख्वाहिशमंद होता है। उसकी वजह यह है कि हम ढूंढते हैं लोगों को, यानी वो आदमी जो उर्दू में खिदमत कर रहा है, ऐसा शख्स जिसको ना अवार्ड की तमन्ना है और ना ही वो कहीं प्रोफेसर लगा हुआ है या कहीं अखबार में है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। उसके बावजूद वो जाता है अपने तौर पर लोगों में किताबें तकसीम करता है या लोगों के पास बैठ के सुनता है या पढ़ाता है या ये देखता है कि उर्दू के मसाइल क्या हैं, ये जानता है कि उसके पास निसाब में किताबें आई है या नहीं है। तो इसी तरह के हमने पिछली बार भी जो अवार्ड दिए थे उसमें कोई शख्स ऐसा था जिसने उर्दू में हमेशा खतूत लिखे थे, चक उर्दू में लिखता था, और एक शख्स ऐसा था जिसने वानमबड़ी से लिया था, वहाँ पर कोई बात नहीं थी। तो वहाँ पर उन्होंने एक फहरिस्त बनाई कि कितने लोग उर्दू पढ़ रहे हैं और वो जो कि खुद उर्दू नहीं जानता था,
यानी ऐसे लोगों को दिया जाता है। और उर्दू दोस्त अवार्ड है, जहाँ तक उस अवार्ड की मुमताज़ शीरी की बात मैं बता दूँ। मुमताज़ शीरी में हम उर्दू को सकाफ़त और आर्ट से जोड़ते हैं, जैसे कि पहले पत्थर के आर्ट से किया, या हमने लकड़ी के आर्ट वालों को दिया, और अफसाने पर जिसने आर्ट किया था उस खातून को दिया। अब की बार हमने जो दिया है वो कशीदाकारी पे दिया है, कशीदाकारी के साथ जो उर्दू लिखा जाता है उस पर दिया है। आपने देखा होगा कि उसी के सिलसिले से खत्ताती में जिस खातून ने कुरान पूरा लिखा है उसको भी हमने रिकग्नाइज़ किया, उसको भी हमने सर्टिफिकेट दी।